हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कराने वाले हूँ। लाइक एज ये पेज है एंड लाइक एज ये पेज है एंड ये पेज है, यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका पैसेज आता है, पैसेज उसे हम सॉल्व करना बताएंगे, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक मैंने इसे ऑलरेडी बताया है, लेकिन वो दूसरे पैसेज हैं, ये चेंज पैसेज है, ठीक है, मतलब अलग पैसेज है, वो वाला नहीं है जो पहले बताया गया है। तो देखो, दैट दे हैड कम अबाउट हॉट द अनइमेजिबल, ठीक है, sacrifice of thousands of my people and people whose suffering and courage can never be counted or repaired। अभी मैं आपको अर्थ समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। पहले हम लोग एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। I felt that day as I have on so many others day, that I was simply the sum of all those African and पार्टिसिपेंट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, ठीक है। देखो, इसका अर्थ क्या होगा ये तो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते होंगे, आपने 2-3 चैप्टर खत्म कर दिया होगा तो जानते होंगे, बट ये आपका अभी हमें लगता है दूसरा चैप्टर है क्या? हाँ, आपका दूसरा ही चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला, ठीक है। तो हम इसमें आपको चैप्टर का नाम बता देते हैं, ठीक है, एंड आपका जो है चैप्टर का नाम याद कर लो एंड आप राइटर का भी नाम याद कर लो। हर एक चैप्टर का नोट्स बनाओ, मतलब हर एक चैप्टर का आप राइटर का नाम एंड लेसन का नाम और आपका जो पोएट्री है उसमें आप जो पोयम है उसका नाम एंड आप उनके पोएट का नाम पूरा लिख लो हैंड रिटन नोट्स की तरह, और आप उसे बार बार रिवीजन किया करो, ठीक है, ताकि आप उसे जल्दी से समझ पाओ। तो इसमें हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं देखेंगे, पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। देखो, डेट डे का अर्थ यह दिन, ठीक है। हैड कम अबाउट हॉट द अनइमेजिबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स माई पीपुल, यानी कि यह दिन जो है ना मेरे हजारों नागरिकों के अल्प बलिदान। देखो, यहाँ जो अनइमेजिबल लिखा हुआ है ये होता है अल्पनीय, यानी कि अल्प, ठीक है। एंड सैक्रिफाइस मतलब होता है त्याग या बलिदान, ये सैक्रिफाइस मतलब त्याग या बलिदान होता है, ठीक है, सैक्रिफाइस। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि यह दिन, दैट दिन, यह दिन, कम मतलब आया है, अबाउट थॉट द यानी कि हमारे जो नागरिक हैं, हजारों नागरिक के अल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। मतलब जो देखो, 1000 मतलब हजारों होते हैं, तो हजारों नागरिक, माई पीपुल, मेरे नागरिक। यह जो डेट डे, यह दिन हमारे हजारों यानी कि हजारों नागरिकों के अल्प बलिदान से वापस आया था, ठीक है, समझ में आया। और फिर आपको पढ़ना है, पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर, यानी कि यहां आपका जो सफरिंग का अर्थ होता है, सफरिंग का अर्थ होता है क्या? कष्ट। क्या होता है? कष्ट। करेज का अर्थ होता है साहस। नेबर मतलब कभी नहीं, और काउंटेड मतलब गिना जा सकता है। रिपेयर्ड मतलब दोबारा चुकाया जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया। रिपेयर्ड सब कुछ आपको पहले मीन्स समझा दिया जाए। चुकाना, रिपेयर्ड मतलब काउंटेड मतलब गिनना। तो आपको यहां से मैं बताता हूं, पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, यानी कि जो वे लोग थे उनकी पीड़ाओं और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मतलब जो पीपुल थे, जो लोग थे, उनके पीड़ा को, जो उनको दर्द था, सफरिंग, ठीक है, जो उनके अंदर पीड़ा था, दर्द था, उनके साहस को कैन नेवर यानी कि कभी नहीं वी काउंटेड गिना जा सकता है और या फिर रिपेयर्ड चुकाया जा सकता है। उनके साहस या फिर उनके बलिदान को कभी गिना और चुकाया नहीं जा सकता, वो बहुत बड़ा काम था। ओके, आई फेल्ट दैट डे, यानी कि आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट डे वह दिन, यानी कि मैंने महसूस किया उस दिन। क्या महसूस किया? एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, यानी कि यहां कहने का क्या अर्थ है? जैसे मुझे पूर्व के दिनों में भी लगता रहा है। जैसे आई हैव, यहां से आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, यानी कि अदर मतलब दूसरे, कई सारे दूसरे दिनों से लग रहा था। डेट आई वॉज सिंपली, ओके, यानी कि
कि मैं उन, यानी कि दैट आई वॉज सिंपली दैट सम, यानी कि सॉरी द सम ऑफ द ऑल अफ्रीकन पेटर्स हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी कि यहां फिर कहने का अर्थ है कि सभी जो अफ्रीकी देशवासियों ने मेरे सामने शहीद हुए थे का जोड़ हूं। ठीक है, तो यहां आपको बस इतना ही समझना था और इसका इतना ही अर्थ है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड ये आपको इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है एंड इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर ये पैसेज आएगा तो इसमें चैप्टर्स का नाम एंड आपका पोएट्री चैप्टर का नाम या राइटर का नाम ये नहीं पूछेगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। लाइक मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट, यानी कि यह जो महान दिन है किस प्रकार से आया था, मतलब ये महान दिन की इतनी प्रशंसा की गई है तो ये किस प्रकार से आया था, तो इसका आपको आंसर बताना है। सब इसी में छुपा हुआ है आंसर, ठीक है। एंड आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कैसे आया था। तो आपको लिखना है दैट ग्लोरियस डे, यानी कि केम अबाउट, यही प्रश्न में से हम लोग कुछ आंसर लिखेंगे यहाँ। डैट ग्लोरियस, क्या लिखा हुआ है, डैट ग्लोरियस डे, और कम तो इसका फर्स्ट फॉर्म है तो इसको आपको सेकंड फॉर्म केम कर लेना है, ठीक है, केम कर लेना है। याद रखना थोड़ा थोड़ा आपको टेंस आना चाहिए। अबाउट आप लिख लो, ठीक है, अबाउट। एंड अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं अबाउट द स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल मतलब होता है मेहनत, जैसे स्ट्रगल करके ये काम किया गया था, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान, ठीक है, यानी कि मेहनत करके और बलिदान करके, ओके। सेक्रीफाइस ऑफ, कौन बलिदान दिया था, थाउजेंड्स, यानी कि थाउजेंड्स मतलब हजारों पीपुल, ठीक है, थाउजेंड्स पीपुल। और कौन बलिदान दिया था ये जानते हो, ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के हजारों लोग थे, ठीक है। तो भाई ऐसे आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको काफी बेटर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ये ग्लोरियस मैंने गलत लिख दिया क्या यार, यहां आप ओ लिख दो, ठीक है। तो यहां लिख दो दैट ग्लोरियस डे केम अबाउट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यार कमेंट बॉक्स में बताना। कैन दियर सेक्रीफाइस रिपीट, यानी कि कैन दियर सेक्रीफाइड रिपीट, सेक्रीफाइड वी रिपेड, यानी कि कहने का अर्थ है क्या उनके बलिदानों का उपकार चुकाया जा सकता है, मतलब जो उन्होंने बलिदान दिया था क्या उनके बलिदान का उपकार चुकाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो सीधा आप लोग तो नो, मतलब नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा है जानते होंगे नहीं। डियर स्ट्रगल, यानी कि उनके जो मेहनत को, स्ट्रगल का जो मेहनत है या कठिनाई है, स्ट्रगल या फिर सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइस, बलिदान, एंड उनके कष्ट, जो उनके कष्ट थे, सफरिंग मतलब होता है कष्ट, सफरिंग्स। कैन नेबर सब इसी में लिखा हुआ है, पैसेज में मैंने अभी पढ़ाया है। कैन नेबर बी रिपेड, यानी कि नहीं चुकाया जा सकता है, रिपेड। तो भाई ये आपका हो गया आंसर। तो यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, नो दियर स्ट्रगल सेक्रीफाइस एंड सफरिंग कैन नेबर बी रिपेड। अगर कोई स्पेलिंग थोड़ी मेरी मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा, पहले हमने आपको पैसेज समझा दिया, पैसेज आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग स्टेंजा समझने वाले हैं। क्या समझेंगे, स्टेंजा। देखो हम आपको सीरियल बाय सीरियल सब समझा रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आता चले, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो थोड़ा अब हम लोग स्टेंजा समझेंगे, जो आपका पोएट्री होता है। सबसे पहले आपको एक हिंदी मीन्स आना चाहिए
यानी कि हिंदी में इसे निकालना आना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद आना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही होता है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। क्या ऐसे आप इसका कर पाओगे, इसे आप हिंदी में अनुवाद कर लोगे तो आप इसका जो आप बढ़िया से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझोगे, लिखा हुआ है हैज गिवन, यानी कि लिखा हुआ है हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी कि यहाँ जो लेखक है वो क्या कह रहा है, बर्फ के वो कण, इसके पहले भी एक स्टेंजा है और मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया ऑलरेडी, बर्फ के वो कण जो कवि के ऊपर गिरते हैं। देखो ये जो बर्फ के कण जो होते हैं ना कवि के ऊपर गिरते हैं तो उनके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देता है। जब वो बर्फ के कण ऐसे लेखक के ऊपर गिरता है तो वो उदास था, लेखक बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन वो प्रसन्न हो जाता है, वो प्रसन्नता में बदल जाता है। और पहले वो दुखी था, अब वो क्या है, सुखी है। कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में दिया, यानी कि देखो ये चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसका जो मूड चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बर्फ गिरा जब उसके ऊपर, और उसका देखो सम पार्ट्स ऑफ डेज, यानी कि उस दिन के कुछ भाग, आई हैड र्यूड, र्यूड का अर्थ होता है खेद, यानी कि अब उसका जो कवि का जो दिन का कुछ भाग उदासी में गुजर गया, किंतु अब तरोताजा महसूस कर रहा था जब उसके ऊपर बर्फ गिरा। यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है जो वह खेद से गुजार देता। यानी कि यहां कवि का कहना है कि धतूरे के वृक्ष से अगर बर्फ गिरा तो धतूरे के वृक्ष को अशुभ माना जाता है, लेकिन नहीं, एक दिन था, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में मेरा 12 घंटा भले खराब हो गया, लेकिन मेरे आधा दिन सही निकल गए जब मेरे ऊपर क्या गिरा, बर्फ गिरा धतूरे के वृक्ष से। ओके, और कौवे ने हिलाया था, ऐसे में कौवों को भी अशुभ माना जाता है और धतूरे के वृक्ष को भी अशुभ माना था, लेकिन उसी कौवे ने जब उस वृक्ष को हिलाया तो बर्फ के टुकड़े लेखक के ऊपर गिरा और वो क्या हुआ, उनका दिन का आधा भाग सही निकल गया। ठीक है बच्चा, पार्टी समझ में आ गया होगा आप लोगों को काफी अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम के पोएट कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी छोटा से छोटा कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो इसका नाम क्या है इस चैप्टर का, यानी कि वो तो आप तो जानते हो, द डेस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डेस्ट ऑफ स्नो, डेस्ट ऑफ स्नो दा नहीं है, ठीक है, डेस्ट ऑफ स्नो। तो यहां आप लिखो the name of the poem, the name of the poet, poet का नाम बताना है ना। the poet is मतलब है, क्या है वो तो आप लोग जानते ही हो, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, रॉबर्ट एंड फ्रोस्ट, ये है इनके लेखक का नाम। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा इनके कवि का नाम क्या है इस चैप्टर का। मैं आपको बहुत अच्छे से, भले ही इसमें आपको कंफ्यूजन हो लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये आपका जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं यही इस चैप्टर का लेखक भी हैं। ओके, इस चैप्टर का लेखक है। और डेस्ट ऑफ स्नो इस चैप्टर का नाम है, याद कर लेना। वैसे मैं इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, डेस्ट ऑफ स्नो। चैप्टर एंड लेखक का नाम आप याद कर लेना ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, क्योंकि ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर एंड राइटर का नाम। चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कि पोएट ने, जो पोएट था, आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। यानी कि कवि के लिए क्या बचाया गया था, मतलब कवि के लिए क्या बचाया गया था, तो सम पार्ट्स बचाया गया था डे का, तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ आप आंसर लिख दो, फाइनली आप लोग लिख सकते हो सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि सम पार्ट्स ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। काफी तेजी से लिख रहा हूं ना, कोई दिक्कत है नहीं, आपको समझ में आ जाए यही बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपको यहाँ क्या बचा था, सम पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन का कुछ भाग। तो ये थे स्टेंजा। स्टेंजा में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा। तो आपको आई होप कि ये स्टेंजा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला
टॉपिक देखेंगे। भाई आपको वीडियोस लास्ट तक देखा करो ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, सब कुछ आपको कुछ ना कुछ समझ में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग काफ़ी अच्छा बोर्ड एग्जाम में मेंशन कर कर लिख सकते हो। ओके, यहाँ आपको अब बताना है पोयम या सेंट्रल आइडिया। लाइक एज आप सोचते होंगे सर हम बोर्ड एग्जाम में पोयम लिखें या फिर सेंट्रल आइडिया। चलो ये भी सोचना सही है। अब देखो आपके पास एक होता है सेंट्रल आइडिया और एक होता है पोयम। देखो सेंट्रल आइडिया वो बच्चे लिखें जिनकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है, याद उनको बहुत जल्दी हो जाता है। सेंट्रल आइडिया मैं बता दूं हार्ड है, बट दिस पोयम इजी है, ठीक है, इजी है याद करना। और इसे आप 4 लाइन याद कर लो हो जाता है, लेकिन इसे आपको 8 से 10 लाइन याद करना पड़ेगा। जो सेंट्रल आइडिया लिखेगा उनको थोड़ा आधा नंबर या फिर थोड़ा और कम मिलने का चांस ज्यादा होता है। और जो पोयम जो लिखता है उसको थोड़ा सा कम मिल सकता है। तो ऐसे में आप पोयम भी लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हो, लेकिन आई होप कि आप पोयम लिखो, क्योंकि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, वहां इतने टाइम नहीं होते हैं, आपको पोयम लिखना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया जिस बच्चे को याद हो वो सेंट्रल आइडिया लिख सकता है। लाइक जो ये मैंने अभी पढ़ा है ये एक पोयम ही है, ठीक है। लेकिन अगर यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको दूसरा पोयम जरूर याद रखना चाहिए। तो मैं इसी चैप्टर का आपको दोनों पोयम याद कर लेना है। मैं इसी चैप्टर का पहला पोयम लिख देता हूं, द वे ए क्रो shook down on me। ओके, 2 लाइन हो गया, 4 लाइन का रहता है। द डस्ट ऑफ स्नो, इसमें चैप्टर का भी नाम भी आ गया, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का वृक्ष या फिर जिसमें सफेद फूल लगते हैं, ठीक है। ये आपका एक पोयम हो गया। आपको यही पोयम लिखना है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी पोयम आपके बुक में है, इससे ज़्यादा इजी पोयम आप में कुछ नहीं है। और यहाँ से आप अपना 3 नंबर क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से और एक अच्छे वे से। तो यहाँ से आपको पोयम लिखना है, सेंट्रल आइडिया आपको याद हो तो आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं याद है तो आप थोड़ी सी भी कोशिश ना करो सेंट्रल आइडिया लिखने की, क्योंकि अगर आप भूल गए तो वो बहुत बड़ी भूल हो भी जाएगी। ओके, तो यहाँ अब हम लोग एक छोटा सा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट देखेंगे। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपके बोर्ड एग्जाम में इजी आता है, क्लास 12th में हार्ड आता है, लेकिन क्लास 10th में ये इजी आता है। तो इजी आपको क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, नॉट क्लास 12th। और क्लास 10th में ये देखो ये इतना इजी है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा भी गया है। तो भाई आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इजी पूछा जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको टेंशन आना चाहिए, बस आप ये कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, इजारम का प्रयोग करना है। यह शिक्षा का केंद्र है, इजारम का प्रयोग करना है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इजारम का प्रयोग करना है। यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है, होता है, इजारम का प्रयोग करना है। लाइक जिसमें सब में इजारम का प्रयोग करना है, तो इसीलिए ये आपका काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और इसमें आपको आई होप कि होता आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इजारम का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो आपको लिखना क्या है, यहाँ इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक का होगा हिस्टोरिकल, और नगर का सिटी आप लिख सकते हो। तो आप लिखो इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद इस मतलब है, ये मतलब एक क्या है, ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल सिटी, ये आपको मिल गया भाई, ऐतिहासिक नगर यानी कि हिस्टोरिकल सिटी। यह शिक्षा का केंद्र है, कौन, यह, दिस, और है इज, यानी कि दिस इज सेंटर, मतलब क्या होता है, केंद्र, सेंटर ऑफ एजुकेशन, तो ये शिक्षा का क्या है, केंद्र है। ओके, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द हाई
कैपिटल होना चाहिए। कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज मतलब है, और आप लिख दो सिचुएटेड, मतलब एक प्रकार से ये चीज स्थित के रूप में माना जाएगा, हेयर मतलब यहाँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है। द गंगा एंड द सब, जैसे आपका एक ऐतिहासिक है तो आपको बहुत बढ़िया से लिखना पड़ेगा, यमुना। और ये सब बहुत ज़्यादा दी जाती हैं क्योंकि ये थोड़े आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ये बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ओके, दियर कॉन्फ्लुएंस हियर, संगम, कॉन्फ्लुएंस मतलब। तो यहां आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये संगम होता है, हाई कोर्ट जानते ही हो, हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, सेंटर मतलब होता है केंद्र, रिबल्स मतलब नदी, सिचुएटेड मतलब स्थित। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऐसे ही वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।